तो वहाँ पे चंद्रगुप्त पूछता है कि क्या त्याग करना, सम्राट पद के लिए इतना त्याग करना आवश्यक है? अकेला बंदा काबुल, कंधार, बलूचिस्तान के क्षेत्र को यूनानियों से जीतने के लिए गया और जीता भी वो। इसलिए आप कभी भी देखेंगे जैन धर्म के लोगों को या तो वो नगन होते हैं या सफ़ेद कलर की, यानी आप देखेंगे धोती वगैरह को लपेट के रखते हैं और उनका इस चीज़ को देखने के बाद चाणक्य के बाद क्रोधित सा होता है और क्रोधित होते हुए भाव में वो कह देते हैं इस महल को आग लगा दो। हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार आपका स्कैलप सिलेक्शन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा एक नया टॉपिक है और हम उस पर ही चर्चा करेंगे और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के बारे में बात करेंगे, इस वंश के संस्थापक के बारे में और इनकी शासन नीति के बारे में हम बात करेंगे इस क्लास के अंदर। अब अगर आपसे पहले कोई पूछता है कि भाई मगध साम्राज्य का सबसे ताकतवर वंश कौन सा रहा, तो मगध साम्राज्य का सबसे ताकतवर वंश मौर्य साम्राज्य रहा। और मौर्य साम्राज्य भारत का ऐसा पहला वंश था या ऐसा पहला साम्राज्य था जिसने अखंड भारत तैयार करने का सपना देखा, जो अखंड भारत तैयार करना चाहता था। और इस अखंड भारत को बनाने का पहला सपना देखा गया चाणक्य के द्वारा। और इस अखंड भारत को नियंत्रित करने के लिए चाणक्य को एक योग्यवान व्यक्ति की आवश्यकता थी, एक योग्यवान राजा जो इस पूरे भारत को नियंत्रित कर सके। और चाणक्य ने ऐसे एक व्यक्ति की तलाश भी की और अपनी मेहनत के साथ ऐसा एक शासक भी तैयार किया जिसने एक समृद्ध और एक बड़े क्षेत्र पर शासन किया, जो मगध साम्राज्य का एक ताकतवर शासक भी बना, जिसकी तुलना यूनानी शासक अलेक्जेंडर के साथ की गई और कहा गया कि वो उससे भी कहीं महान और कहीं ताकतवर राजा था। हम उसी शासक के बारे में बात करेंगे जिसे इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना गया। तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अब जब मौर्य वंश की हम बात करते हैं तो हमें कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं जिससे मौर्य वंश के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है, जिनमें कि साहित्यिक साक्ष्य हैं, विदेशी विवरण है और पुरातात्विक साक्ष्य हैं, जिससे इस वंश के इतिहास की हमें जानकारी मिलती है। सबसे अधिक जानकारी किससे प्राप्त हुई? अर्थशास्त्र पुस्तक से, जो राजनीति पर चाणक्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। उसके बाद पुराणों से हमें इसके बारे में पता चलता है। बुद्ध राक्षस एक नाटक था जो विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था, इससे भी काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई। बौद्ध और जैन ग्रंथों से भी मौर्य साम्राज्य के शासकों के बारे में काफ़ी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। विदेशी विवरण में मेगास्थनीज, जो सीरिया के राजा सेलुकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और वो उसके दरबार में उसने भ्रमण भी किया, यात्रा भी की और अपनी यात्रा का विवरण इंडिका एक पुस्तक में भी किया। ठीक है, जैसे काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है चंद्रगुप्त मौर्य की शासन नीति के बारे में, उसके शासन काल के बारे में। कॉर्टियस यूनानी लेखक था। इसके बाद और भी कई यूनानी लेखक थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की शासन के बारे में लिखा, जिनमें एपियानस था, स्टेबो था। ठीक है, तो ऐसे कई और भी लेखक रहे जिनके द्वारा लिखा गया। पुरातात्विक साक्ष्य थे जिनमें अशोक के अभिलेखों से काफ़ी अधिक जानकारी प्राप्त हुई मौर्य वंश के बारे में। जूनागढ़ अभिलेख से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ये गुजरात में पड़ता है, सौराष्ट्र नामक जगह पर। ठीक है, और वहाँ पर एक झील का निर्माण करवाया गया था मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो उस अभिलेख में इस बात का साक्ष्य है कि इस झील को सर्वप्रथम चंद्रगुप्त ने तैयार करवाया था। काली पॉलिस के मृत भांडों से भी काफ़ी ज़्यादा हमें जानकारी प्राप्त होती है मौर्य वंश के बारे में। अब हम बात करेंगे मौर्य वंश। अब देखो, ये अखंड भारत का मैप है और अखंड भारत में ये पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कंधार तक का क्षेत्र था। यानी चाणक्य ने इस पूरे क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए एक शासक को चुना और एक योग्यवान व्यक्ति को तैयार किया, चंद्रगुप्त मौर्य को, जिसने इस क्षेत्र पे, ठीक है, यानी उस समय उसका जो साम्राज्य था चंद्रगुप्त मौर्य का, वो कहाँ तक? अफगानिस्तान के कंधार तक फैला हुआ था। ठीक, तो जो कंधार है अफगानिस्तान में, वहाँ तक साम्राज्य था चंद्रगुप्त मौर्य का। और मौर्यों ने सबसे बड़े साम्राज्य पर शासन किया है प्राचीन भारत में। ठीक है, चलो हम आगे बात करते हैं मौर्य वंश पे। अब देखो, इतना तो आपको पता है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई। चंद्रगुप्त मौर्य किसी भी राजा का उत्तराधिकारी पुत्र नहीं था। इस व्यक्ति को राजा किसने बनाया? उसके गुरु ने, जो उसका प्रधानमंत्री भी था, चाणक्य। चाणक्य और घनानंद के बीच में आपसी ताल्लुका संबंध खराब हो गए यूनानी आक्रमण के ऊपर, जब उन दोनों के बीच में विचार विमर्श हुआ दरबार में, और घनानंद ने चाणक्य को अपने दरबार के अधिकारी पद से वंचित कर दिया। चाणक्य को पद से हटाना उसे अपमान लगा और वहाँ उन दोनों के बीच में आपसी मतभेद हो गए। और बाद में घनानंद ने चाणक्य को अपने साम्राज्य को छोड़ जाने के लिए कहा और चाणक्य ने स्वीकार कर लिया और खड़े दरबार में इस बात को कहा, एक चैलेंज कर दिया मगध के राजा यानी नंद वंश के शासक घनानंद को
कि मैं पुनः मगध तभी लौट कर आऊँगा जब मैं नंदों का अंत कर दूंगा। घनानंद ने कभी इस बात को सीरियस लिया ही नहीं, ठीक है। उसे लगा कि भाई चाणक्य मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि वो एक बहुत छोटे पद का अधिकारी है और वो मगध का राजा था, एक ताकतवर शासक था उस समय पर, और वो अपने आप को एक विशालकाय हाथी समझता था, चाणक्य को चींटी, और कहता है हाथी और चींटी का कोई द्वंद्व नहीं होता। ये उसकी मूर्खता रही और वही उसके विनाश का कारण भी रहा। चाणक्य जब मगध को छोड़ के जा रहे थे तब रास्ते में एक दृश्य में उन्होंने दृश्य देखा, और उस दृश्य में उन्होंने एक व्यक्ति को एक सम्राट के रूप में देखा, एक बच्चे को। एक बच्चे के अंदर चंद्रगुप्त को एक सम्राट की छवि नजर आई, और वो छवि नजर आई जो वो देखना चाहता था एक शासक के अंदर। और क्या था ऐसा चंद्रगुप्त मौर्य के में? अब देखो, पहली चीज तो चंद्रगुप्त मौर्य के माता पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि इसके पिता कौन थे, माता कौन थी, ना ही इसके किसी वर्ण के बारे में पता चलता है। ये ब्राह्मण वर्ण से था, ये क्षत्रिय वर्ण से था, वैश्य था, शूद्र था, इस पे सबके अपने अलग अलग विचार हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ये क्षत्रिय था क्योंकि चाणक्य ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण एक शूद्र व्यक्ति को कभी भी शासक नहीं बनाता, तो इसलिए मानते क्षत्रिय ही होगा, इसलिए चाणक्य ने इसे राजा के रूप में चुना होगा, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं ये शूद्र था, तो इस पे सब लोगों के अपने अलग अलग मत और विचार रहे हैं। लेकिन चाणक्य बहुत एक शिक्षित और नैतिकवान व्यक्ति था, उसके लिए ये वर्ण वाला सिस्टम कोई मायने नहीं रखता था, वो योग्यता को कहीं ना कहीं समर्थन ही करता होगा, तभी उसने ऐसे व्यक्ति को चुना है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब ऐसा क्या देखा चाणक्य ने चंद्रगुप्त के अंदर, वहां पे चंद्रगुप्त एक खेल खेल रहा था, और उस खेल में उसकी एक्टिविटी से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। और एक्टिविटी क्या थी? उस खेल में जो चंद्रगुप्त बच्चों, यानी वो समय बच्चा ही था, और उसके साथ जो अन्य बच्चे थे वो सब खेल रहे थे, और उन बच्चों में चंद्रगुप्त राजा बना हुआ था। और चंद्रगुप्त ने कहा कि भाई ठीक है, वो वहाँ पे जानवरों को चराता था, क्योंकि जन्म के बाद इसकी माता ने इसे गौपालक को बेच दिया, और गौपालक ने बाद में इसे एक शिकारी को बेच दिया, और शिकारी के बच्चों को चराने का कार्य करता था चंद्रगुप्त, और उसके जानवरों को ही वहाँ पे वो चरा रहा था। जानवर चरते रहते थे, बच्चे आपस में खेल लेते थे कि हमारा खेलना भी हो जाएगा, मनोरंजन भी हो जाएगा, जानवर भी चल लेंगे। तो वहाँ पे बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं कि एक काम करते हैं, आज एक खेल खेलते हैं, एक काम करते हैं, एक बच्चे पर कुछ बच्चे आरोप लगाएंगे और कुछ उसका बचाव करेंगे। बाद में दोनों ग्रुप मेरे पास आएंगे, मैं राजा हूँ, मैं दोनों पक्ष की बात को सुनूंगा, और दोनों पक्ष की बात सुनने के बाद मैं अंतिम निर्णय लूंगा। अब वहाँ पे एक बच्चे को पकड़ के वहाँ पे एक ग्रुप के बच्चे जाते हैं, वो कहते हैं कि महाराज इसने अपराध किया है। चंद्रगुप्त पूछता है कि बताओ क्या अपराध है इसका, तो कहते हैं कि इसने देशद्रोह किया है। तो वहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य कह देता है कि देशद्रोह व्यक्ति को जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं है, मैं इसे प्राण दंड की सजा देता हूँ। इन्हीं शब्दों से प्रभावित हुआ चाणक्य, और चाणक्य ने आके उस बच्चे से उसका नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। उसने बताया अपना नाम, चंद्रगुप्त मौर्य। आपके पिता कौन है? वो कहता पता नहीं। माता कौन है? पता नहीं। मुझे एक शिकारी को बेच दिया गया है गोपालक के द्वारा, गोपालक को मेरी माता बेच के चली गई थी, इतना मुझे पता है। बाद में वो कहता है कि ठीक है, आप अपने मालिक को बुलाओ। उस शिकारी को वहाँ पे चाणक्य बुलवाता है, और चाणक्य उस शिकारी से इस बच्चे को मांगता है कि आप इस बच्चे को मुझे दे दो, जो भी इसकी कीमत है मैं आपको अदा करने के लिए तैयार हूँ। शिकारी मना कर देता है कि देखो मैं बेचने का इच्छुक नहीं हूँ, ये मेरे जानवरों को चराता है, मैं नहीं बेच सकता, वो मना कर देता है। लेकिन वहाँ पे चाणक्य कहते हैं कि ठीक है, जो भी कीमत मैं अदा करूंगा। और वहाँ पे चाणक्य कह देते हैं कि यदि आप इस बच्चे को मुझे सुपुर्द करेंगे तो मैं आपको 100 सोने की कांसापण दूंगा, 100 सोने के कांसापण, यानी 100 सोने के सिक्के दूंगा। इस बात को सुनते ही शिकारी तुरंत उसे बेचने के लिए तैयार हो जाता है कि ठीक है ले जाओ भाई, 100 सोने के कांसापण। बहुत बड़ी कीमत थी उस बच्चे की, और इतनी बड़ी कीमत चाणक्य देने के लिए तैयार हो गया उस बच्चे को प्राप्त करने के लिए। शिकारी को भी आश्चर्य हुआ, पता नहीं ब्राह्मण पागल तो नहीं हो गया, इसकी जीवन की जमा पूंजी होगी, सब कुछ इसने मुझे दे दी इस बच्चे को खरीदने के लिए। उसने लगा इस बच्चे को कार्य कराने के लिए लेके जाना चाहता होगा, तो कहते हैं कि यार आप इतनी कीमत में तो और भी बहुत नौकर खरीद सकते हो, इसी बच्चे को क्यों खरीदना चाहते हो, क्या कारण है? चाणक्य वहां पे हंसते हुए कह देते हैं कि देखो, सोने की परख सोनार को होती है, सोना और तांबा दिखने में एक जैसा ही होता है, लेकिन उनके बीच में अंतर गुण का है, योग्यता का है। तो कहते हैं कि नहीं, तुम्हें परख नहीं है इसकी, ये क्या है, और अपने साथ लेके चला जाता है। अब सोचो, आपको या किसी भी बच्चे को कोई व्यक्ति खरीदे, अपने साथ लेके चले जाए, तो उस बच्चे के भाव क्या होंगे? उसके यही होंगे कि भाई निश्चित ये भी व्यक्ति मुझसे कार्य ही करवाएगा जैसे ये व्यक्ति कार्य करवाता है,
ऐसा ही सोचेगा वो भी, लेकिन ऐसा नहीं था। चाणक्य अपने साथ उसे कहाँ ले गए? तक्षशिला, क्योंकि चाणक्य कहाँ के आचार्य थे? तक्षशिला के। तक्षशिला, और तक्षशिला कहाँ पड़ता था? यानी तक्षशिला पड़ता था कंबोज जनपद में, ठीक है। मैंने आपको बताया, सॉरी, गंधार जनपद के बारे में बताया था, तो वहां पे पड़ता था तक्षशिला। और गंधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। और वहां के आचार्य चाणक्य थे। चाणक्य अपने साथ चंद्रगुप्त मौर्य को कहाँ लेके गए थे? तक्षशिला में लेके गए। चंद्रगुप्त को लगा कि भाई ब्राह्मण निश्चित ही मुझसे कार्य करवाएगा, लेकिन चाणक्य ने उससे कोई कार्य नहीं करवाया, अपनी पुत्र की तरह व्यवहार किया और उसे शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। उसका जो शिक्षा है और शास्त्रास्त्र है या शस्त्रों का ज्ञान है, वो सब कहाँ पे कंप्लीट हुआ? तक्षशिला में ही। उसे वो शिक्षा देते रहे, उसे शास्त्रास्त्र का ज्ञान दिया जाने लगा, उसे राजा नीति यानी जो उस समय जो राजनीतिक नीतियाँ थी वो सिखाई जाती थी, उसे निपुण किया जाता था युद्ध नीति के अंदर। धीरे धीरे वो बड़ा होता जा रहा, चीज़ें सीखता जा रहा था, और अब उसका जो भाव था अपने गुरु के लिए बहुत ज़्यादा था, यानी वो और भी ज़्यादा सम्मान करने लगा चाणक्य का, क्योंकि उसने देखा कि यार एक बंदा मुझे खरीद के लेकर मुझे शिक्षा दे रहा है, राजनीतिक ज्ञान दे रहा है, ठीक है, और युद्ध नीति में निपुण कर रहा है। उसे ये भी लगा होगा एक दफ़ा तो कहीं ऐसा ना हो कि अपना गार्ड्स बनाए, अपना रक्षक बनाए, अपना बॉडीगार्ड बनाए, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं था। राजनीतिक नीति पे काफ़ी विचार विमर्श करते थे। अब धीरे धीरे चंद्रगुप्त के मन में एक बात उत्पन्न होने लग गई कि देखो हमारे गुरु हमारे पीछे काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं, है ना, बहुत मेहनत कर रहा है बंदा। कारण क्या है? आखिर रीज़न क्या है कि चाणक्य को दिन रात सिर्फ मैं ही नज़र आता हूँ और वो सिर्फ मेरे बारे में ही सोचते रहते हैं, मुझको ही कोई ना कोई ज्ञान देते ही रहते हैं। क्या कारण है? एक दिन पूछ लेता चंद्रगुप्त अपने गुरु चाणक्य से कि आप बताइए कि आखिरकार इतना संघर्ष क्यों किया जा रहा है। तो जब वो पूछता तो चाणक्य इतना ही कह देते कि समय आने पर हम आपको बता देंगे, लेकिन अभी जो समय है आप वो करें, अभी समय है जो आपको ज्ञान दिया जा रहा है आप उसको प्राप्त करें, ठीक है, वक्त आएगा हम आपको बता देंगे कि किस दिन के लिए हम आपको तैयार कर रहे हैं। अब वो मना कर दे तो वो चला जाता है, लेकिन उसका मन नहीं मानता। फिर एक दिन जिद कर बैठता है कि आज तो आपको बताना ही होगा, बता दो। तो जब वो ज़्यादा जिद करता है तो वहाँ पे चाणक्य कह देते हैं कि मैं तुझे भारत का सम्राट बनाना चाहता हूँ। जब इस बात को कहते हैं तो कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त के हास्य के भाव रहे होंगे, वो हंसा ही होगा, उसे लगा होगा कि भाई गुरु उम्र के हिसाब से सटिया गए हैं, है ना, अब उम्र होने लग गई है गुरु की, अब बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, सम्राट बनाने की बातें कर रहे हैं। अब वो पूछता है कि आपके पास तो कुछ भी नहीं है, आप तो कहीं के राजा नहीं है, आप मुझे कैसे कुछ उपहार में दे सकते हैं? तो कहते कि मैं तुझे उपहार में कुछ नहीं दे सकता, मैं तुझे योग्यवान बना सकता हूँ, लेगा तू अपनी योग्यता से ही। और वो वहाँ पे हंसता है और उसे लगता है कि हाँ गुरु की उम्र हो गई, अब उन्हें आराम करना चाहिए, अब हम देख लेंगे खाना कमाना, अब आप आराम करो। और वो चला जाता है हंसते हुए। लेकिन वो बाद में सोचता ही होगा, सोचा ही होगा उसने कि यार आखिरकार सम्राट बनने की बात की तो मेरे हित के लिए ही की है मेरे गुरु ने। उसने ये नहीं कहा कि मैं सम्राट बनना चाहता हूँ, तू मेरा गार्ड्स बनेगा, तू मेरी रक्षा करेगा, नहीं, कि तुझे सम्राट बनाना चाहता हूँ। अब वो पूछता है कि भाई ठीक है आप सम्राट बनाओगे, कैसे बनाओगे? तो कहता है कि तुझे नंदों का अंत करना होगा। अब इस बात से बहुत आश्चर्य होता है चंद्रगुप्त को। वो कहते हैं कि नंदों का अंत, नंदों से युद्ध करने के डर की वजह से तो यूनानी सेना व्यास नदी को छोड़ के वापस चली गई। अब सोचो यूनानी जो इतने ताकतवर थे, जिनके पास इतनी विशालकाय सेना थी, अलेक्जेंडर जैसा सेना नायक था, उनके पास समृद्धि थी, धन था, हर चीज थी, लेकिन वो फिर भी व्यास नदी को पार करके उनकी सेना इच्छा नहीं कर पाई नंदों से लड़ने के लिए। मैं और आप कैसे कर लेंगे? अब मैं बाहुबली तो हूं नहीं और तुम कटप्पा, हम दोनों जाएंगे, सबको खत्म कर देंगे, निपटा देंगे। अब वो सोचता है कैसे मगध को हराया जा सकता है, नंदों का कैसे अंत किया जा सकता है, हम तो दो ही हैं, दो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब वो इसी संदेह में रहता है। चाणक्य ने उसे तैयार किया, उसे योग्यवान बनाया। अब वो सोच लेता है कि चलो ठीक है, अब नंदों से लड़ना है, युद्ध करना है, तो कम से कम उनकी ताकत के बारे में तो पता होना चाहिए। तो कहते कि चाणक्य कहते हैं कि एक काम करो, जिस शत्रु से द्वंद्व हो उस शत्रु की ताकत और कमजोरी का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। आप मगध घूमने जाओ, देख के आओ नंदों की ताकत क्या है, घनानंद को देखो कि जनता कितना प्रेम करती है, क्या लोकप्रियता है उसकी अपनी जनता के बीच में। अब वो चला जाता है। देखो अगर आप कहीं भी जाएंगे, किसी के बारे में बातें करेंगे, तो उस व्यक्ति की अच्छाई बुराइयां आपको तब पता चलेंगी जब आप उसकी प्रशंसा करेंगे। अब वो गया मगध घूमने,
जब मगध घूमने गया तो जनता के बीच में वो नंद वंश के राजा घनानंद की प्रशंसा करने लगा, क्योंकि इस समय मगध का शासक कौन था? घनानंद था। कहते कि भाई घनानंद तो बहुत अच्छा शासक है, बहुत अच्छा राजा है, लेकिन घनानंद की नीतियों से प्रजा बहुत परेशान थी। हर छोटी छोटी चीज पर उसने कर लगाया हुआ था, हर छोटी चीज पे टैक्स था। कहते कि अगर कोई राजा के पास अपनी बात को कहने के लिए भी जाता था तो भी टैक्स देना पड़ता था। अब वहां पे जब वो इस प्रकार की बातें करता है तो प्रजा बहुत आक्रोशित होती है। कहते कि अरे तुमको क्या पता कितना घटिया राजा है, हमको कितना परेशान कर रहा, हम पे कितने ज़्यादा कर उसने लगा दिए हैं, धन से कितना प्रेम करता है, हमारे साथ कुछ भी हो रहा हो बंदे को कोई चिंता ही नहीं होती है। तो बहुत आवेशित होते हैं कि देखो अगर आपने और कुछ प्रशंसा की तो कहीं ऐसा ना हो आपके साथ कुछ गलत हो जाए, इसलिए आप बिल्कुल भी घनानंद की प्रशंसा के बारे में कोई बात ना करें, ऐसा वो इस लायक है ही नहीं बिल्कुल भी। तो वहाँ से चंद्रगुप्त को तो पता चल जाता है कि घनानंद की लोकप्रियता जनता के बीच में नहीं है, सत्ता पाने के लिए घनानंद की हत्या भी कर दी गई तो जनता राजद्रोह नहीं करेगी। ठीक है, तो वो समझ जाता है कि इस स्थिति क्या है। कहते घूमते घूमते वो पाटलिपुत्र की उस जगह पर जाता है जहां उसका महल होता है घनानंद का, जहां घनानंद रहता था। जब उस महल को देख रहा होता है तो उस महल में से एक लड़की आ रही होती है, अद्भुत सौंदर्य, उसके साथ रक्षक होते हैं यानी गार्ड्स होते हैं, और लड़की आप मान लो कैटरीना कैफ की तरह। और कहते हैं कि चंद्रगुप्त को जब चाणक्य ने तैयार किया तो उस समय उसके आसपास किसी महिला को नहीं आने दिया। तो उसने कहते हैं कि अपने जीवन में उस अवस्था में पहली बार इतनी सौंदर्य महिला को देखा था। अब जब उस महिला को देखता है, देखते ही वो मुग्ध हो जाता है। जैसे कि लोग होते हैं कि सुंदर स्त्री देखी और प्रेम कर बैठे कि तो सिर्फ मेरी है, मेरी हो जाए, और अपने आगे के सपने देखना शुरू कर दिया, ऐसे उसने भी कर दिया। अब वो उसी यानी वो गया था वहाँ पे ये देखने के लिए कि उसकी शासन नीति कैसी है, वो कितना ताकतवर है, उसकी कमजोरियाँ क्या है, उसकी ताकत क्या है। अब वो देखने दूरदेहा को लग गया, जो घनानंद की ही पुत्री थी। कहते बहुत सुंदर स्वरूप था उसका। और दृश्यों को देखने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य वापस तक्षशिला लौट आया। तक्षशिला आया और उस वृक्ष के नीचे जाके बैठ गया, जिस वृक्ष के नीचे बैठा कर उसका गुरु से ज्ञान दिया करता था। वहां बैठा हुआ था, भाव बिल्कुल अलग थे, क्योंकि प्रेम के भाव होते ही अलग हैं। उन भाव को देख के चाणक्य समझ गया था कि बंदा गलत डायरेक्शन में चला गया। होता ना, जैसे आप किसी से प्रेम करते हैं या किसी से आपका प्रेम हो जाता है तो आपके हाव भाव से घर वाले समझ जाते हैं कि बंदा अलग हवा में चला गया। तो घर वाले कह भी देते हैं अप्रत्यक्ष रूप में कि ज़्यादा मत उड़ो, ठीक है, ज़मीन पर ही रहो, जीवन में इन चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, वो समझ जाते हैं कि आपके भाव के साथ कि आपकी दिशा की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे चाणक्य भी समझ गया। चाणक्य जब चंद्रगुप्त के पास जाते हैं, पूछते हैं कि आपने क्या देखा मगध के अंदर, तो वहाँ पे चंद्रगुप्त पूछता है कि क्या त्याग करना, सम्राट पद के लिए इतना त्याग करना आवश्यक है? तो चाणक्य एक ही बात कहता है कि अगर इतना त्याग नहीं कर पाओगे तो सम्राट नहीं बनोगे, अन्यथा हर कोई सम्राट बन गया होता। क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन में जितना ज़्यादा त्याग कर सकता है वही एक बड़ी उपलब्धि को प्राप्त कर सकता है। अब देखो, सम्राट बनना है या मजनू बन के ही अपने जीवन को व्यतीत करना है। तो चंद्रगुप्त ने निर्धारित कर लिया, भाई सम्राट बनना है, इतनी मेहनत की गई है इसी दिन के लिए, वो छोड़ देता, उसके विचारों को खत्म कर देता है। और अब चाणक्य आदेश देता है कि अब देखो, तुम्हें अब मेरी ज्ञान का जो मैंने आपको शिक्षा दी है, ठीक है, अब आपको उसकी गुरु दक्षिणा देनी होगी। तो चंद्रगुप्त कहता, बताओ गुरु, क्या गुरु दक्षिणा चाहिए? तो कहते थे कि देखो, मुझे गुरु दक्षिणा में वो क्षेत्र चाहिए, यानी इस समय ये जो एरिया था, बल्ख, बैक्टीरिया, हेरात, काबुल, कंधार, इस एरिया पर यूनानियों का शासन था। यूनानी, क्योंकि ये क्षेत्र किसने जीता था? सिकंदर ने जीता था। और सिकंदर बाद में इस क्षेत्र को अपने कमांडरों में विभाजित करके चला गया, उसके बाद में मृत्यु हो गई और यूनानी से नियंत्रित करते थे। तो इस एरिया पर यूनानियों का था। अब उस क्षेत्र को उनसे स्वतंत्र कराना चाहता था कि आपको ये क्षेत्र मुझे उपहार में देने हैं, जाइए। अब क्यों भेजा? देखो, अब चंद्रगुप्त को क्यों भेजता है? अब उसे भी तो देखना था यार, जिस व्यक्ति पे इतनी मेहनत की है, क्या वो उस चीज के लायक है जो मैं चाहता हूं? कहीं ऐसा तो ना कि फालतू के व्यक्ति पर हमने इतना समय खर्च कर दिया। अब देखो, कहते हैं कि चंद्रगुप्त अकेला ही काबुल, कंधार के एरिया को जीतने के लिए जाता है।
काबुल और कंधार, बलूचिस्तान, इन क्षेत्रों को जीतने के लिए अकेला ही भेज देता कि जाओ भाई। अब चंद्रगुप्त भी सोचता है कि यार अकेला बंदा मैं कैसे यूनानी सेनाओं को पराजित कर सकता हूं इन क्षेत्रों के अंदर। अब चाणक्य ने कह दिया कि भाई अब आपको अपनी कूटनीति का भी ज्ञान देना होगा इस जीत के अंदर। शौर्य पराक्रम तो दिखाना ही दिखाना है, कूटनीति का भी आपको ज्ञान देना होगा। अब सोचो अकेला बंदा काबुल, कंधार, बलूचिस्तान के क्षेत्र को यूनानियों से जीतने के लिए गया और जीता भी वो। अब जीता किस प्रकार से? कहते हैं कि जब वो वहां गया तो इस क्षेत्र में डाकुओं के बहुत गिरोह थे, ठीक है, डाकू यानी गब्बर के मिजाज के डाकू रहे होंगे उस समय पे, तो डाकू होते थे और काफी के गिरोह थे यहाँ पे। और उसे लगा कि यार देखो लड़ने के लिए सेना की तो आवश्यकता होगी होगी, और मेरे पास इतना भी पैसा नहीं, इतना भी धन नहीं है कि मैं एक सेना तैयार कर सकूं, कुछ नहीं मेरे पास। और मेरे पास ऐसे लोग चाहिए कि जो मेरे साथ बिना वेतन के युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाएं। तो ऐसा उसे क्या लगा, ऐसे सिर्फ डाकू ही हो सकते हैं। मैं भी बर्बाद हूं, वो भी बर्बाद, उनके पास भी खोने के लिए कुछ नहीं, मेरे पास भी खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन प्राप्त दोनों बहुत कुछ कर सकते हैं। अब कहते हैं कि वो डाकुओं के सरदारों के पास जाता है और उनसे जाके उनको ऑफर करना शुरू कर देता है कि तुम्हें किसी से डर के दुबक के रहने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी महिलाओं को दुबक के रहने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें खेती करने के लिए ज़मीनें दूंगा, तुम्हें नौकरियां दी जाएंगी, तुम्हारी बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, तुम्हें इस प्रकार से जीवन नहीं जीना होगा। यानी उन्हें बहुत लंबे सपने दिखा देता है। जब उतने लंबे सपने दिखाता है तो डाकू को लगता है कि यार ये कहीं का राजा है और हमसे इन कार्यों को छोड़ने के लिए कह रहा है कि जैसे हम इन कार्यों को छोड़ दें और वो हमें इस प्रकार का जीवन देगा। वो सारे डाकू खुश हो जाते हैं कि भाई ये तो बहुत बढ़िया आदमी। वो पूछता है कि आप कहाँ के राजा? बोला कहीं का नहीं हूँ। डाकू इस बात पे नाराज हो जाते हैं, अरे हमारी भावना के साथ खिलवाड़ कर रहा है। वो सोचते हैं निपटाओ इस आदमी को, इतने लंबे लंबे सपने दिखा दिए, पता चला तो कुछ भी नहीं है। लेकिन वो कहते देखो हूँ कुछ नहीं, लेकिन जो कहा है वो हर चीज मैं आपको दे सकता हूँ यदि आप मेरा साथ दें। देखो ना तो खोने के लिए आपके पास कुछ है ना मेरे पास है, आप मेरे साथ चलें और हम किस पे हमला करेंगे? काबुल, कंधार, बलूचिस्तान के क्षेत्र पर जहां यूनानियों ने कब्जा किया हुआ है, और इस क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लेंगे। और जब ये क्षेत्र हमारे नियंत्रण में होगा तो वो पूरा एरिया हमारे पास होगा, मैं वहां का शासक होऊंगा और तुम्हें वहां पे सैन्य नौकरियां दी जाएंगी, ठीक है। और मतलब जो मैंने आपको ऑफर किया वो सब कुछ सत्य है, वो सब कुछ होगा। डाकू भी सोचते हैं कि हाँ बर्बाद तो है, चलो इसके साथ ट्राई कर लेते हैं, कोशिश ही कर लेते हैं। कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने डाकुओं के गिरोह से काबुल और कंधार और बलूचिस्तान के क्षेत्र को जीत लिया और यूनानी शासकों को यहाँ पराजित किया, जो उस समय यहाँ के सेनानायक थे, यानी सैन्य कमांडर थे। अब जब उसने इस क्षेत्र पर नियंत्रण किया तो चाणक्य को लग गया कि सही व्यक्ति का चुनाव किया है। और उसके बाद कहते कि चंद्रगुप्त ने मगध पर हमला किया और मगध पर नंद वंश के राजा गहनानंद की हत्या की और एक नया वंश मगध पर स्थापित किया गया, मौर्य वंश, मौर्य साम्राज्य। और जिसका संस्थापक और प्रथम राजा कौन बना? चंद्रगुप्त मौर्य। प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य थे, ठीक है। चलो तो ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं। अब ये आपसे क्वेश्चन होता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया? देखो अर्थशास्त्र पुस्तक इकोनॉमिक्स पर आधारित पुस्तक नहीं है, ये राजनीति पर आधारित प्रथम पुस्तक है। और इस पुस्तक को कौटिल्य विष्णुगुप्त ने लिखा, यानी दोनों एक ही नाम है। और कौटिल्य विष्णुगुप्त किसके अन्य नाम माने जाते हैं? चाणक्य के, कि भाई चाणक्य के अन्य नाम होंगे। क्यों? क्योंकि अर्थशास्त्र पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य की शासन नीति के बारे में उल्लेख है कि उसका शासन किस प्रकार का था। तो लेखक मानते हैं कि जो इतने करीबी शासन के बारे में बात बता रहा है, इतनी करीबी शासन नीति का उल्लेख कर रहा है, निश्चित ही वो चाणक्य ही होगा। तो इसलिए चाणक्य के अन्य नाम क्या भी माने गए? कौटिल्य और विष्णुगुप्त किसके अन्य नाम थे? चाणक्य के ही अन्य नाम थे। और अर्थशास्त्र पुस्तक किस पर आधारित थी? राजनीति पर आधारित पुस्तक थी, और राजनीति पर आधारित इसे प्रथम पुस्तक मानते हैं अर्थशास्त्र पुस्तक को। अब देखो प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य। देखो चाणक्य प्रधानमंत्री तो बना, ऐसा नहीं है कि चाणक्य प्रधानमंत्री बनने के बाद उसने बहुत आलीशान जीवन जिया है, बहुत बिंदास जिंदगी जी के गया, बिल्कुल नहीं। देखो मौर्य साम्राज्य जो इस समय एक बहुत ताकतवर साम्राज्य था, उस ताकतवर साम्राज्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था, लेकिन बहुत सिंपल और सादगी वाला जीवन जीता था चाणक्य, बहुत सिंपल सादगी वाला। कहते कि कुटिया में रहता था प्रधानमंत्री होने के बाद भी, अपना जीवन यापन का खर्चा स्वयं ही निकालता था। ऐसा नहीं कि राजा के राजकोष से पैसा खर्च कर रहा है, बिल्कुल नहीं। जनता के राजकोष को छूता तक भी नहीं था, कुटिया में रहता था। ऐसा नहीं कि जनता के टैक्स से जो राजकोष बना है उससे महल बना के उस महल के अंदर रह रहा, बिल्कुल नहीं।
ठीक है। तो बहुत सिंपल और सादगी वाले व्यक्ति थे चाणक्य, और एक कुटिया में ही रहता था और अपने जीवन यापन का खर्चा स्वयं ही निकालता था, और मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री भी था, ठीक है। और एक विद्वान व्यक्ति भी थे चाणक्य, ठीक है। तो यानी अर्थशास्त्र पुस्तक चाणक्य के द्वारा लिखी गई। इसके बाद क्या है, देखो फिर एक पॉइंट आता है कि पूछता है कि भाई ये तो पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से गणनंद की हत्या की और नंद वंश का अंत हुआ और मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की गई। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य को एक युद्ध और करना पड़ा, और वो युद्ध हुआ सीरिया के राजा सेल्यूकस निकेटर के साथ। क्योंकि जो यूनानी क्षेत्र था, जो कंधार, काबुल, बलूचिस्तान पर जो यूनानी सैन्य कमांडर उसे नियंत्रित करते थे, उनका कंट्रोलर कौन था? उनका कंट्रोलर था सीरिया का राजा सेल्यूकस निकेटर, जो अलेक्जेंडर का गुलाम भी रहा और उसका सेनापति भी रहा। जब उसने सीरिया को जीता, सीरिया को जीतने के बाद उसे अपना गुलाम बनाया और अपना सेनापति भी बनाया, और बाद में वो सीरिया का स्वतंत्र शासक भी हो गया, क्योंकि अलेक्जेंडर की मृत्यु हो जाने के बाद, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब सीरिया के राजा को पता चला कि मौर्य वंश पर मगध पर एक नया वंश स्थापित हुआ जिसका नाम मौर्य वंश है, नंदों का अंत कर दिया गया है, और एक चंद्रगुप्त मौर्य नाम के बच्चे ने वहां पे एक साम्राज्य को स्थापित किया है, तो उसे लगा कि यार जो सपना मगध को जीतने का अलेक्जेंडर ने देखा था, मैं उसे पूर्ण कर सकता हूं। और वो सीरिया से मगध पर हमला करने के लिए आया, और कहते कि इस हमले में सेल्यूकस निकेटर को पराजित होना पड़ा। और किसने पराजित कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य ने, उसकी सेना ने। अब पराजित होने का जो मेन कारण मानते, वो क्या मानते हैं? मगध के राजाओं के पास हाथी होना, क्योंकि यूनानियों के पास हाथी नहीं होते थे, और इस समय इसके पास एक बहुत बड़ा सैन्य बल भी था। क्योंकि जब सेल्यूकस निकेटर ने हमला किया तो उसके साथ यूनानी लेखक भी आए। सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में पराजित होना पड़ा। पराजित होने के बाद वो संधि करने के लिए तैयार हो गया, और जो क्षेत्र उसके नियंत्रण में था उसने चंद्रगुप्त मौर्य को उपहार में देने की घोषणा कर दी कि मैं आपको वो सारे क्षेत्र सुपुर्द करता हूँ। और कहते कि चंद्रगुप्त से एक रिक्वेस्ट भी की कि मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ। और सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का क्या नाम था? हेलिना। तो हेलिना किसकी पुत्री थी? सेल्यूकस निकेटर की, जो सीरिया का राजा था। और उसका विवाह किसके साथ हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हेलिना का विवाह किया गया। विवाह होने के बाद जब सेल्यूकस निकेटर वापस सीरिया लौट के जा रहा था, तो कहते कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को उपहार में 500 हाथी दिए थे, क्योंकि उस समय यूनानी फौजों के अंदर हाथी नहीं होते थे। क्योंकि जो सीरिया है वो एक शीत क्षेत्र था, और ठंडे क्षेत्र में हाथी नहीं पाए जाते, ग्रीष्म क्षेत्र में हाथी मिलते हैं। और जब यूनानी सेनाएं या पश्चिमी सेनाएं जब पूर्वी क्षेत्रों की तरफ हमला करने के लिए आती थी, तो उन्हें एक बड़ी समस्या से जूझना पड़ता था। वो बड़ी समस्याओं में हाथी होते थे, और मगध का लड़ने का तरीका भी अलग था। जब मगध साम्राज्य पर कोई शत्रु सेना हमला करती थी, तो मगध उनके खिलाफ हाथियों का उपयोग करते थे। जैसे कल युद्ध होगा तो आज रात को मदरा पिलाते थे, और मदरा पिलाने के बाद जब यानी इतनी मदरा पिलाई जाती थी जिससे हाथियों का संतुलन खराब हो जाए, और अगले दिन जब युद्ध के समय विपक्षी सेना उनकी तरफ भाग के आती थी तो हाथियों को छोड़ देते थे। अब सोचो, हजारों हाथी किसी सेना की तरफ भाग के जाएंगे तो सैनिकों का भाव क्या होगा। और ऐसा वो किस लिए करते थे? सेना का संतुलन खराब करने के लिए, जिससे सेनाएं तितर बितर हो जाए, और सेना का संतुलन खराब तो सेना को पराजित करना बहुत आसान हो जाता था, इसलिए उपयोग करते थे। और हाथी एक बहुत बड़े हथियार के रूप में होते थे मगध साम्राज्य के राजाओं के पास। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य एक बहुत बड़ा सेना नायक था। उसकी सेना नायक शक्ति को देखने के बाद यूनानी लेखकों ने यह भी कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य अलेक्जेंडर से भी कहीं अधिक ताकतवर राजा है, ताकतवर शासक है। और इसे एक अन्य नाम से भी जाना गया, सेंड्रोकोटस। देखो, यूनानी लेखक चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहते थे? सेंड्रोकोटस कहते थे, और कहते कि सेंड्रोकोटस अलेक्जेंडर से भी कहीं महान और ताकतवर शासक है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को एक अन्य नाम से भी जाना गया, सेंड्रोकोटस। ध्यान रखना, सेंड्रोकोटस के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को जानते हैं। और किसको पराजित किया? सीरिया के राजा सेल्यूकस निकेटर को। हेलिना किसकी पुत्री थी? सेल्यूकस निकेटर की। उसका विवाह किसके साथ हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी किसको उपहार में दिए थे? तो किसको दिए? सीरिया के राजा सेल्यूकस निकेटर को। देखो, बाद में सेल्यूकस निकेटर अपने देश लौट के गया वापिस। जब वो देश लौट के गया तो उसने एक राजदूत भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, और वो राजदूत कौन था? मैगस्थनीज था, ठीक है। देखो, भारत आने वाला पहला राजदूत कौन था? तो भारत आने वाला पहला राजदूत मैगस्थनीज था, जो पहला राजदूत था जो भारत आया। और कहां से आया? सीरिया से आया। और सीरिया के राजा सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में वो आया। और दरबार में आने के बाद उसने चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का भ्रमण भी किया, यात्रा भी की,
और उस ब्रह्मांड में उसने जो भी कुछ देखा उसने एक पुस्तक में लिख दिया, इंडिका पुस्तक। और इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? चंद्रगुप्त मौर्य। इंडिका पुस्तक को मैगस्थनीज के द्वारा लिखा गया था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की शासन पद्धति का उल्लेख था। अब इंडिका पुस्तक में कुछ ऐसी भी बातें थी जो विपरीत थी हमारे समाज के, इसलिए कुछ लेखकों ने कहा कि जो ये इंडिका पुस्तक है अफवाह आधारित है। ऐसा क्या था इसके अंदर जो अफवाह आधारित मानी गई? कहते कि जो मैगस्थनीज था उसे भारतीय समाज का ज्ञान नहीं था, यानी उस पुस्तक में उसने भारत में 10 प्रकार की वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया है। अब देखो हमारा समाज कितने वर्ण में विभाजित था? 4 वर्ण में, वो 10 प्रकार के बताता है, ठीक है। इसके बाद कहते हैं कि जो मैगस्थनीज था उसने सती प्रथा का भी उल्लेख किया था। अगर हम देखें सती प्रथा के साक्ष्य जो प्राप्त होते हैं वो 6ठी शताब्दी में होते हैं। और ये किसकी बात हो रही है? अगर हम देखें 322 ईसा पूर्व की बात, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक शासन किया, 4ठी शताब्दी के दौरान। जो 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात और एक 6ठी शताब्दी ईस्वी की, लगभग दोनों के बीच में 1000 वर्ष का लगभग अंतर बैठता है। तो वहां से सती प्रथा के साक्ष्य, तो ये सती प्रथा का उल्लेख करता है। लेकिन लेखक लिखते हैं कि अगर इस समय सती प्रथा का प्रचलन होता तो चाणक्य कहीं ना कहीं इस बात का उल्लेख करते, या अन्य लेखकों के द्वारा भी इस बात का उल्लेख किया गया होता, ठीक है। या कुछ लोग मानते हैं कि ऐसा होगा कि कोई दृश्य उसने देख लिया हो जहां कोई महिला स्वेच्छा से सती हो रही हो, और उस दृश्य को उसने लिख दिया हो कि भारतीय समाज में सती प्रथा का भी प्रचलन था, ठीक है। इसके बाद इसने लिखा कि भारतीय समाज में दास प्रथा नहीं थी, बल्कि चाणक्य ने दासों का उल्लेख किया है और उस समय भी 10 प्रकार के दासी होते थे। अभी कहते हैं कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, बल्कि चाणक्य दास प्रथा का उल्लेख करता है। लेकिन हमारी दास प्रथा में यूनानी दास प्रथा में अंतर था। जो यूनानी दास बंधक बना के रखे जाते थे जेलों में, काम कराने के लिए जेल से बाहर लाया जाता था, काम करवाते थे, काम करवाने के बाद बेड़ियों में जकड़ के फिर जेल में बंद कर दिया जाता था। भारत में इस प्रकार की दास प्रथा नहीं थी। दासों को स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार होता था, वो पारिवारिक जीवन भी जीते थे। उनके जीवन यापन के लिए राजा उन्हें जमीनें भी उपहार में देता था, जिस जमीन से जो भी उपज होती थी उनसे उनका जीवन यापन चलता था। तो इसलिए लोग मानते कि उसे भारतीय समाज का ज्ञान नहीं था, तो इसलिए उसने बातों को लिखा। लेकिन अफवाधारित नहीं है, क्योंकि वो उस समय आया था, उसने जो देखा उसने वो उसको लिख दिया। समाज का ज्ञान ना होने की वजह से वो बातें थोड़ी विपरीत हो गई, ठीक है। देखो मैगस्थनीज ने जब भ्रमण किया तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, और पाटलिपुत्र को उसने इस पुस्तक में क्या नाम लिखा? पालीब्रोथा। अब इससे भी कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा लिखने वाला लेखक कौन था या कौन सा राजदूत था? तो कौन सा? मैगस्थनीज था, जिसके द्वारा पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा नाम दिया गया था, ठीक है। अब देखो एक अभिलेख प्राप्त होता है रुद्रदामन का, गिरनार अभिलेख, ठीक है। गिरनार एक जगह है जो गुजरात में पड़ता है, गुजरात के पश्चिम में, ठीक है, जूनागढ़ नामक जगह पर। और वहां पे एक अभिलेख लिखवाया गया था रुद्रदामन के द्वारा। रुद्रदामन शकपति था, नहीं शकों का राजा था। और इस अभिलेख में उसने एक व्यक्ति के नाम का जिक्र किया जो चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश का संस्थापक था। और उस अभिलेख में वो लिखवाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। और इसे ये भी पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कितना विशालकाय था। उसका साम्राज्य गुजरात के सौराष्ट्र तक फैला हुआ था, यानी जूनागढ़ तक फैला हुआ था, ठीक है। यानी वो उस क्षेत्र तक का शासक था, क्योंकि तभी वो वहां पे क्या बनवा रहा है? बांध बनवा रहा है। अब कोई भी देश बांध कहां पर बनाएगा, या किसी भी देश का प्रधानमंत्री बांध कहां बनवाएगा? जो उस देश की सीमा में होगा। तो इससे ये भी साक्ष्य प्राप्त होता है कि उसकी पश्चिम दिशा में कहां तक सीमा फैली हुई थी? तो कहां तक? गुजरात तक, गुजरात के सौराष्ट्र तक उसका साम्राज्य था। और सौराष्ट्र में उसने कौन सी झील बनवाई थी? सुदर्शन झील पर बांध बनवाया था। और इस समय सौराष्ट्र का जो राज्यपाल था, गवर्नर था, वो कौन था? पुष्यगुप्त था। और पुष्यगुप्त के द्वारा ही सुदर्शन झील पर बांध बनवाया गया था। और यहाँ से कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि सुदर्शन झील पर बांध बनाने का निर्माण कार्य सर्वप्रथम किसने किया, या सुदर्शन झील पर सर्वप्रथम बांध किसने बनवाया? तो किसने बनवाया? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा वहां पे बांध बनवाया गया। और उस बांध का कार्य किसकी निगरानी में पूर्ण हुआ? तो किसकी में हुआ? पुष्यगुप्त। और पुष्यगुप्त कौन था? यहाँ का राज्यपाल था, ठीक है। क्योंकि राजा के बाद दूसरा जो सर्वोच्च पद था वो राज्यपाल होता था। जैसे आज के समय में मुख्यमंत्री एक राज्य को नियंत्रित करता है, उसी प्रकार एक प्रांत को नियंत्रित करने के लिए एक राज्यपाल नियुक्त किया जाता था। और राज्यपाल सिर्फ एक ही व्यक्ति के आदेश का पालन करता था, जो राजा का आदेश होता था, उसी के आदेश का पालन किया जाता था। यानी राजा के बाद एक पावरफुल पद होता था राज्यपाल। और राज्यपाल को भी एक स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार होता था, और उस सेना को वेतन राज्यपाल के द्वारा ही दिया जाता था। इसे कभी कभी राज्यपाल इतने महत्वाकांक्षी हो जाते थे कि राजा के खिलाफ ही विद्रोह बगावत करने पर उतर आते थे।
इसलिए राज्यपाल पद हमेशा अपने विश्वास पात्र व्यक्ति को दिया जाता था या कोई सगा संबंधी होता था, जैसे पुत्र है, ठीक है, बहन का लड़का है, मामा का लड़का है, मतलब जो अपने सगे संबंधी होते थे उनमें से किसी को राज्यपाल पद दिया जाता था या कोई बहुत विश्वास पात्र व्यक्ति होता था। ठीक है, देखो चंद्रगुप्त मौर्य प्रारंभिक समय में आप देखें शैव धर्म अनुयायी रहा, लेकिन बाद में उसने जीवन के अंतिम समय पर धर्म परिवर्तन किया और उसने किस धर्म को स्वीकार किया? उसने जैन धर्म को स्वीकार किया। और जैन धर्म किसकी अध्यक्षता में स्वीकार किया गया? किसकी सहायता से उसने स्वीकार किया? भद्रबाहु की सहायता से। कहते हैं कि उसने स्वेच्छा से ही अपने जीवन का त्याग किया और इस समय लगभग चंद्रगुप्त मौर्य की उम्र 80 वर्ष मानते हैं कि 80 वर्ष की उम्र में चंद्रगुप्त मौर्य स्वेच्छा से ही अपने शरीर का त्याग कर गया, स्वेच्छा से अपने पुत्र के लिए राजपाट को छोड़ गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका पुत्र भी सत्ता को पाने के लिए उसकी हत्या करे, जैसे कि इतिहास में हुआ। पहले हमने बात की हर्यक वंश के बारे में, जहाँ जो भी राजा हुआ अपने पिता की हत्या करने के बाद ही बना। तो चंद्रगुप्त मौर्य नहीं चाहता था कि उसका कोई पुत्र उसकी हत्या कर दे। ठीक है, तो वो इसलिए अपनी स्वेच्छा से ही राजपाट का त्याग किया उसने 80 वर्ष की उम्र में, और उसने अंतिम समय पर जैन धर्म को स्वीकार कर लिया भद्रबाहु की सहायता से, और भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चला गया। तो दक्षिण में चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कर्नाटक तक फैला हुआ था, और कर्नाटक में पहाड़ियां पड़ती हैं श्रवणबेलगोला, और उस जगह पर उसने अपना अंतिम समय व्यतीत किया। यह अंतिम सांसें कर्नाटक की श्रवणबेलगोला नामक जगह पर ली, और एक प्रथा के आधार पर उसने अपने शरीर का त्याग किया, और वो प्रथा है संलेखना और संथारा। ये जैन धर्म की प्रथा है, और 2015 में ये प्रथा काफ़ी सुर्खियों में भी रही, जब राजस्थान हाईकोर्ट ने इस प्रथा के आधार पर जैन धर्म के लोगों के द्वारा प्राणों के त्याग करने की कंसेप्ट को बंद कर दिया, इलीगल कर दिया, गैर कानूनी कर दिया। बाद में काफ़ी सुर्खियों में रही, सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इसे पुनः अनुमति दे दी, तो काफ़ी रही। और जब एग्जामिनर ने काफ़ी क्वेश्चन भी पूछे कि संलेखना प्रथा किस धर्म से है, संथारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है, इस प्रथा के आधार पर किस राजा ने अपने प्राणों का त्याग किया, कौन सा राजा था जो इस प्रथा के आधार पर अपने शरीर का त्याग करके गया, तो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। संथारा क्या है? इसमें मोक्ष का एक कंसेप्ट रखा गया है। जैसे हर धर्म में मोक्ष के अलग अलग तरीके हैं, ऐसे ही जैन धर्म में संथारा संलेखना प्रथा है जो मोक्ष की बात करती है। और क्या है कि देखो जैन धर्म कहता है कि जाने अनजाने में हमसे अपने जीवन में काफ़ी पाप हो जाते हैं। इसे कभी आप देखेंगे जो जैन धर्म के लोग होते हैं वो ऐसे कपड़े नहीं पहनते हैं जो रेशम से बने होते हैं, रेशम के कीड़े से बने होते हैं, नहीं, वो रेशम के कीड़े से बने हुए कपड़ों का उपयोग नहीं करते हैं। वो हमेशा कैसे कपड़ों का उपयोग करेंगे? जो कपास के धागे से बने, कपास से बने हुए कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। सिले हुए कपड़े नहीं पहनेंगे, उनके कपड़े कभी भी सिले नहीं होते हैं। इसलिए आप कभी भी देखेंगे जैन धर्म के लोगों को या तो वो नग्न होते हैं या सफ़ेद कलर की, यानी आप देखेंगे धोती वगैरह को लपेट के रखते हैं, और उनका कपड़ा बिल्कुल भी सिमा हुआ नहीं होता। तो सिला हुआ कपड़ा बिल्कुल नहीं पहनते हैं जैन धर्म के लोग, नहीं रेशम के कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ऐसे किसी कपड़े का उपयोग नहीं करते जिसमें किसी जीव को मारकर उस कपड़े को तैयार किया गया हो। आप देखें वो मुँह पे कपड़ा बांध के रखते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के समय लाखों बैक्टीरिया हमारे शरीर में जाते हैं, तो इसलिए कपड़ा लपेट कर रखते हैं। जब वो रास्ते पर चलते हैं तो हाथ में ब्रश रखते हैं, यानी रास्ते को साफ करके चलते हैं कि भाई हम चलें तो कोई भी जीव या कोई भी छोटा जीव हमारे पैर के नीचे दब जाने की वजह से ना मर जाए। ठीक है, तो इसलिए बहुत सुरक्षा के साथ चलते हैं। ठीक है, काफ़ी उदारता उस धर्म के अंदर नजर आती है, जैन धर्म के अंदर। और वो कहते हैं कि जाने अनजाने में काफ़ी पाप हुए हैं हमसे, और यदि हम अपने शरीर को अत्यधिक कष्ट देकर अपने प्राणों का त्याग करते हैं तो हमें मोक्ष प्राप्त होता है। और संथारा प्रथा में जो व्यक्ति इस प्रथा में स्वेच्छा से अपने प्राणों का त्याग करता है वो दिन प्रतिदिन अपना खाना कम करता हुआ चला जाता है, पानी खाना पीना धीरे धीरे कम करता चला जाएगा, और एक दिन वो खाना पीना पूर्णतः बंद कर देता है। ठीक है, और एक कष्ट के बाद अपने शरीर का त्याग करता है, और इसी को संथारा संलेखना जैन धर्म के अंदर कहते हैं, और इसे मोक्ष प्राप्ति होती है। दान भी करना होता है। अब मोक्ष मिलता होगा नहीं मिलता होगा तो जाने वाले को पता और भेजने वाले को पता। ठीक है, अब चंद्रगुप्त को मिला होगा नहीं मिला होगा उसको पता। ठीक है, लेकिन इस प्रथा के आधार पर उसने अपने प्राणों का त्याग किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट और आता है कि सप्तांग सिद्धांत किस व्यक्ति के द्वारा दिए गए। आपसे पूछे सप्तांग सिद्धांत कि भाई 7 सिद्धांत किसने दिए थे, तो 7 सिद्धांत किसने दिए? चाणक्य ने। तो सप्तांग सिद्धांत किसने दिए थे? चाणक्य के द्वारा दिए गए। और क्या है सप्तांग सिद्धांत? जैसे चाणक्य पहले किसको प्राथमिकता देते हैं? राजा। चाणक्य कहते हैं कि राजा अच्छा होना चाहिए, लीडर अच्छा हो।
राजा ईमानदार है तो प्रजा उससे अधिक ईमानदार हो जाएगी, राजा बेईमान है प्रजा उससे अधिक बेईमान हो जाएगी। वो कहते हैं कि सब चीज़ें राजा पर निर्भर करती हैं, तो राजा अच्छा होना चाहिए, ठीक है, यानी जो नेतृत्व करता है वो बेहतर होना चाहिए, ठीक है। राजा के बाद वो किसको कहता है? अमात्य। और अमात्य कौन होते हैं? अधिकारी, जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं। क्योंकि एक राजा को अपनी नीतियों को लागू करने के लिए किसकी आवश्यकता है? अधिकारियों की। वो कोई भी योजना बनाएगा, उस योजना को जनता तक कौन पहुंचाएगा? अमात्य पहुंचाएंगे। तो कहते हैं कि राजा के बाद अधिकारी ईमानदार होने चाहिए। अगर राजा अच्छा ईमानदार अधिकारी हैं तो वो साम्राज्य समृद्धि होगा, ठीक है। उसके बाद वो कहता है जनपद। और जनपद किसको कहते हैं भाई? क्षेत्र को। जैसे आज के समय में जिले कह देते हैं कि उसके जो क्षेत्र हैं वो समृद्ध होने चाहिए, ठीक है। अगर क्षेत्र समृद्ध है तो उस साम्राज्य की समृद्धि का ही पता चलेगा। उसके बाद वो कहता है दुर्ग। अब पहले क्या होता है कि अपनी सीमा को सुरक्षित करने के लिए वहां दुर्ग बनाए जाते थे, किले बनाए जाते थे। उन किलों पर सेनाएं रखी जाती थी और उस सेनाओं का कार्य क्या था कि कोई भी सेना अगर उनके साम्राज्य की तरफ आए तो उस सेना को वो वहीं रोककर वहीं से ही पराजित करके बाहर खदेड़ देते थे। कि यानी सीमा सुरक्षा अच्छी होनी चाहिए, ऐसा सीमा सुरक्षा कवच ना हो कि कोई भी आसानी से तोड़ के उसके साम्राज्य के अंदर प्रवेश कर जाए। तो उसके दुर्ग और किले मजबूत होने चाहिए। दुर्ग और किले मजबूत हैं तो उन किलों को जीतना विपक्षी सेना को काफी संघर्ष का रहेगा, ठीक है, काफी संघर्ष करना पड़ेगा उस दुर्ग को जीतने के लिए। तो कहते हैं कि दुर्ग और किले मजबूत रखने चाहिए, ठीक है। इसके बाद कहता है कि भाई कोष। और कोष किसको कहते हैं? धन, ठीक है। कोष का मतलब कि राजा ऐसा ना हो कि जनता के राजकोष को या जनता के धन को अपने ऐशो आराम के लिए व्यतीत कर रहा है, ऐसा भी राजा नहीं होना चाहिए। यानी कोष को हमेशा किसके हित के लिए खर्च करने वाला राजा होना चाहिए? जनता हित के लिए खर्च करने वाला राजा होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद कहता है दंड। उसका दंड विधान समान हो। अपराध चाहे अपना करे या कोई और करे, सजा सबके लिए समान हो। एक अपराध को करने पर जो अन्य व्यक्ति को सजा दी जाए, अगर वही अपराध उसके अपने व्यक्ति ने किया है तो उसको भी वही सजा दे, कि दंड उसका सबके लिए समान होना चाहिए। और सबसे अंतिम में कहते हैं कि मित्र। कहते हैं कि जीवन में मित्र होने भी बहुत आवश्यक है। राजा के मित्र भी होनी चाहिए, क्योंकि विपदा के समय अगर कोई साथ देगा तो मित्र ही देगा। अगर मित्र नहीं है तो भी उस साम्राज्य का विनाश का कारण, क्योंकि मित्र जीवन में होने आवश्यक हैं। तो कहते हैं कि मित्र भी होना चाहिए। तो सप्तांग सिद्धांत में उसने किसको भी स्थान दिया है? मित्र को भी स्थान दिया है चाणक्य के द्वारा, ठीक है। और मैंने बताया कि चाणक्य ने कोई सादगी और कोई बहुत बड़ा जीवन नहीं जिया। चलो एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ कि जब मैगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में भ्रमण पर रहा, और भ्रमण पर होने के बाद जब उसने चाणक्य को देखा, चाणक्य की बुद्धिमानता से बहुत प्रभावित हुआ और मैगस्थनीज ने कहा कि चाणक्य हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपके घर आना चाहते हैं। चाणक्य ने कह दिया कि ठीक है, आ जाओ, अतिथि देवो भव, हम अतिथि को भगवान की तरह मानते हैं और जब आपकी इच्छा हो आप आ जाना। वो कहते कि ठीक है, कहाँ आना है? वो बताते थे कि भाई ठीक है, आप राजधानी के बाहर आ जाना और वहीं हमारा आवास है, वहीं मिल लेंगे, वहीं बातें करेंगे। अब सोचो मैगस्थनीज को क्या लगा होगा? उसे लगा होगा कि भाई इतने बड़े साम्राज्य, इतने ताकतवर राजा का प्रधानमंत्री है तो वाकई बहुत बड़े महल में रहता होगा और बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, तो बहुत आलीशान महल होगा, बहुत आलीशान जिंदगी बंदा जीता होगा। अब वो पहुंच गया वहां पे, अब वहां पे एक बहुत विशाल का महल देखने लगे, क्योंकि बड़ा सा महल, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, एक सिर्फ कुटिया बनी हुई थी और कुटिया में एक दूर से एक दीपक सा जलता हुआ नजर आ रहा था और उसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ नजर आ रहा था। अब वो देखने लगा और वहां उसने एक रास्ते से चलते व्यक्ति से पूछा कि भाई चाणक्य का घर कहाँ है? तो बता दे कि भाई वो जो दुकड़िया है वो चाणक्य की है, वो वहीं रहते हैं, प्रधानमंत्री मगध साम्राज्य के। वो वहां पे पहुंचा, उसने उस झोपड़ी को देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार मगध साम्राज्य का प्रधानमंत्री इस तरह वहां पे बैठा, बात करके आया और बात करने के बाद वापस लौटा, चंद्रगुप्त से मिला कि यार, चंद्रगुप्त से कहा कि कैसे शिष्य हो, आप जैसा शिष्य ना हो तो ही ठीक है। चंद्रगुप्त पूछता कि बात क्या, बताइए मैं क्या बात है, किस बात पर नाराजगी जाहिर कर रहे हो? कह रहे कि यार तुमने अपने जीवन में अपने गुरु के लिए कुछ नहीं किया और जितना आपके गुरु ने आपके लिए किया है कोई आपका सगा संबंधी भी नहीं कर सकता। एक व्यक्ति आपको जीरो लेवल से इतने उच्च स्थान तक ले आया, एक व्यक्ति ने आपको अपने मेहनत और संघर्ष से सम्राट बना दिया और तुम अपने जीवन में कुछ भी उस व्यक्ति के लिए नहीं कर पाए। अरे कुछ तो ऐसा अपने गुरु के लिए करना था वो, ठीक है, जिससे कह सके भाई हमने भी अपने गुरु के लिए कुछ ये बेहतर कार्य किया जो उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है। चंद्रगुप्त को भी लगता है कि यार बात तो सही कह रहा है। अब उसे लगता है कि एक कार्य करते हैं कि कुछ ना कुछ उपहार में अपने गुरु को भेंट कर देते हैं। उसे लगता है कि यार बहुत समय हो गया, उन्होंने बहुत झोंपड़ी में अपना जीवन जिया, एक आलीशान महल बना के देंगे अपने गुरु को उपहार के रूप में। और कहते हैं कि वो महल निर्माण कार्य शुरू करवा देता है और अपने अधिकारियों से कह देता है कि इसके बारे में किसी को पता न रहे, बात गुप्त रहे।
और जब महल पूर्णतः बनकर तैयार हो जाएगा तो उसका सर्वप्रथम उद्घाटन हमारे गुरु ही करेंगे। उसने महल बनवाया और जब वो महल बन के पूर्णतः तैयार हो गया, अधिकारियों ने कह दिया कि महाराज महल बन गया है, बताओ कब उसमें प्रवेश करना है। तो एक दिन चंद्रगुप्त अपने एक सिपाही को भेज देता है अपने गुरु चाणक्य के पास कि जाइए आप कहिए उनसे कि कल सुबह वो समय से आ जाएं। सिपाही जाता है, चाणक्य से कहता है कि महाराज आपको कल समय से बुला रहे हैं महल पर। चाणक्य को बड़ी चिंता सी होती, क्या बात होगी, ऐसी क्या आपातकालीन स्थिति हो गई कि समय से आने के लिए कहा है कि जल्दी पहुंचना है। लगा कि कोई समस्या होगी और चाणक्य समय से ही उपस्थित हो गए सुबह को। उन्होंने पूछा चंद्रगुप्त से कि बताइए महाराज क्या बात है। चंद्रगुप्त कहते हैं कि गुरु आपको हमारे साथ एक जगह चलना है पहले। अब वो साथ साथ चल देते हैं। कहते कि महल को वो ढकवा के रखता है कपड़े से। वहाँ दोनों पहुँचते हैं और बाद में चंद्रगुप्त आदेश देता है कि आप महल के कपड़े को उठाओ। और कहते हैं बहुत आलीशान बहुत सुंदर महल होता है। और बाद में चंद्रगुप्त कहता है अपने गुरु से कि आज के बाद आप उस दुकड़िया में नहीं रहोगे, इस महल में रहोगे, ये आपके लिए है। इस चीज़ को देखने के बाद चाणक्य बहुत क्रोधित सा होता है और क्रोधित होते हुए भाव में वो कहते थे इस महल को आग लगा दो। अब जैसे ही वो कहता है तो जो अधिकारी होते हैं वो चंद्रगुप्त की तरफ देखते हैं कि इतना पैसा लगा है, करोड़ों रुपए खर्च हो गए और इतनी मेहनत लगी, इतना समय लगा है और गुरु ने आदेश दिया कि भाई जला दो। चंद्रगुप्त कभी अपनी गुरु की बात का खंडन नहीं करता था। उन्होंने जो कहा उसने तुरंत अधिकारियों से कहा कि गुरु ने कहा है जला दो और पूरे महल को जलवा दिया गया। और चाणक्य तब तक वहां रहे जब तक वो जल नहीं गया। जैसे जल गया वो वहां से वापस चले गए। चंद्रगुप्त भी वापस अपनी साम्राज्य लौट आए, अपनी महल की तरफ लौट आया। रास्ते में लोग बात करने लग गए, कहने लग गए कि देखो अब चंद्रगुप्त आपसे वो प्रेम नहीं करते हैं, अब ईर्ष्या होती है चाणक्य को तुमसे, क्योंकि अब साम्राज्य में एक ही नाम गूंजता है चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त। लेकिन वो ऐसे भड़काने लग गए। चंद्रगुप्त भली भांति अपने गुरु को जानता था, उसे पता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपने गुरु को अच्छी तरीके से जानता हूँ, वो मुझे जानते, कुछ ना कुछ इसमें बात छुपी ही होगी। लेकिन दिन रात वो कान भरते रहते थे कि देखो महल को जलवाने की क्या आवश्यकता थी, कोई और भी रह सकता था, क्यों जलवा दिया, क्यों नष्ट करवा दिया, क्या जरूरत, इतना पैसा लगा, बेफजूल खर्च करवा दिया गया। अब एक दिन चंद्रगुप्त भी अपने गुरु के पास इसी बात का जवाब मांगने के लिए चला गया कि ऐसी क्या बात थी गुरु, क्या आपने महल में आग लगवा दी। तो पहली बात तो चाणक्य ने यही कहा कि देखो कभी मैंने आपसे इच्छा जाहिर की मुझे महल बना के दो, बिल्कुल नहीं, मैं तो यहीं बहुत खुश हूँ, मुझे महल से कहीं ज़्यादा खुशी मिलती है यहाँ पे। तो जब मैंने इच्छा जाहिर नहीं की तो आपको महल नहीं बनवाना था। दूसरा, जब आपने महल बनवा दिया था तो उसमें पहला प्रवेश हमारा था और हमारे बिना प्रवेश किए हुए उस महल से चीट या मिष्ठान की चीज़ें लेके आ रही थी। तो उसका मतलब था कि वहाँ पर हमारी हत्या करने के लिए डाकू बैठे हुए थे। जैसे तू और मैं प्रवेश करते हम दोनों की हत्या कर देते, हमारी पूरी मेहनत खराब हो जाती जो हमने इस साम्राज्य को बनाने के लिए की है। ठीक है, इस देश को सुरक्षा करने के लिए यानी विदेशी आक्रांताओं से सुरक्षित करने के लिए जो हमने मेहनत की वो सब व्यर्थ होती। चंद्रगुप्त को लगता है कि यार इस बात में कोई तर्क है नहीं है, मैं जाके देखता हूँ। वो कहते हैं वहाँ पे जब वो सर्च करवाता है, वहाँ पे ढूंढवाता है कि देखो, तो वहाँ पे कुछ जले हुए कंकाल मिलते हैं। तब चंद्रगुप्त लगता है कि हाँ चाणक्य ही है, वो परिस्थिति को पहले ही माप लेते हैं। ठीक है, और देखो चंद्रगुप्त मौर्य से एक चीज और, चंद्रगुप्त मौर्य ऐसा भी एक राजा था जिसकी रक्षक महिलाएं ही थी, पुरुष नहीं थे। इसकी सुरक्षा में महिलाएं तैनात रहती थी, इसको जो सुरक्षा देती थी वो महिलाएं देती थी, पुरुष नहीं देते थे। 50,000 महिलाएं चंद्रगुप्त मौर्य को सुरक्षा प्रदान करती थी। और चंद्रगुप्त मौर्य कभी भी कहीं भी भ्रमण पर जाता था तो कहते हैं कि संपूर्ण सुरक्षा में निकलता था, तो उसके गार्ड्स महिलाएं थी। और किसी राजा के गार्ड्स के बारे में आपने नहीं सुना होगा कि महिलाएं गार्ड्स रही हो, इसकी गार्ड्स महिलाएं होती थी और महिला चंद्रगुप्त मौर्य को सुरक्षा प्रदान करती थी। और यूनानी लेखक चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह भी कहते हैं, तो इसकी सेना में जितने भी थे सब डाकू ही थे। तो डाकुओं का गिरोह भी किसकी सेना को कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को कहा जाता है। ठीक है, तो आज जो हमारी क्लास है वो इसी पॉइंट पर लास्ट होती है। नेक्स्ट हम अगली क्लास में बात करेंगे। और इसमें जो पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहाँ से काफ़ी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन भी हैं। और अगली क्लास में हम इससे आगे टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।